हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लाने वाला हूँ जो कि होगी सी की। इस सीरीज़ के अंदर जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो सबसे पहले क्या होगा, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। देन सी के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। देन आप कवर करेंगे ऑपरेटर्स को। सी के अंदर आप कंसोल इनपुट या आउटपुट कैसे लेते हैं। देन हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स करेंगे, दैट मीन्स इफ कंडीशंस यूज़ करके देखेंगे। देन हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स लूपिंग के करके देखेंगे, दैट मीन्स जो सी के अंदर लूप्स यूज होते हैं फॉर वाइल एंड डू वाइल, उसको यूज करके देखेंगे। देन हम सिंगल डायमेंशनल एरे को यूज कर देखेंगे और सिंगल डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं उसको देखेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मल्टी डायमेंशनल एरे होगा या फिर टू डी एरेज होंगे। देन उसके बाद हम स्ट्रिंग डेटा टाइप पे काम करेंगे, दैट मीन्स कैरेक्टर डेटा टाइप के एरे बनाएंगे। देन हम सी के अंदर यूजर डिफाइंड और इनबिल्ट जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं उनको यूज कर देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फिर टॉपिक होगा वो पॉइंटर्स होंगे। देन हमारा स्ट्रक्चर्स और यूनियंस हम यूज करेंगे। देन हमारा जो टॉपिक होगा वो एनम बिग फील्ड्स और टाइप डेफ होगा। और यहाँ पर हम मैक्रोज भी लेंगे, हमारे मैक्रोज भी आएंगे। देन फाइल हैंडलिंग हम सी के अंदर यूज करके देखेंगे। देन हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स हो सकते हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर आपके सी प्रिंटफ और मल्टीपल जैसे गो टू एक्स वाई और काफ़ी सारे अलग से टॉपिक्स हो सकते थे। देन हम ग्राफिक्स सी के अंदर यूज करके देखेंगे। देन हम स्टोरेज क्लास का यूज करके देखेंगे। देन हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स को भी बनाकर देखेंगे। एक टॉपिक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज हम सी और माइस्क्यूएल की कनेक्टिविटी भी करेंगे। दैट मीन्स सी के प्रोग्राम्स के थ्रू हम माइस्क्यूएल का डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एज वेल एज डिस्प्ले कराएंगे। दैट मीन्स सी के प्रोग्राम के थ्रू हम माइस्क्यूएल के डेटाबेस को हैंडल कर देखेंगे। देन हम लास्ट में कोई भी दो प्रोजेक्ट्स करेंगे। जो मैंने सोच रखा वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट का सोच रखा और दूसरा एक गेम बनाएंगे पैकमैन। यहां पर मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। गेम हम और कोई भी बना सकते हैं, दैट इज ब्रिक गेम भी बनाएंगे, बना सकते हैं। दैट मीन्स पैकमैन का एक गेम होता है दैट इज कॉल्ड ईटर, उसको भी बना सकते हैं, वो पैकमैन जैसा ही है, उसको बना सकते हैं। या फिर हम पैराट्रूपर्स बना सकते हैं, पैराट्रूपर्स बना सकते हैं। अब मैं आपको ये तीनों गेम्स दिखा दूंगा। जो भी आप मुझे कमेंट्स में डालेंगे, जौन सा गेम आप बनाकर देखना चाहेंगे, जौन सा गेम आप समझना चाहेंगे, मैं वो आपको करा दूंगा। इस सीरीज के अंदर जो आपकी वीडियोस आएंगी वो डेली आएंगी। दैट मीन्स मैं हर रोज एक वीडियो अपलोड करूंगा। उसके अंदर किसी दिन थ्योरी होगी या और किसी दिन उस थ्योरी के जो आपका थ्योरी हुई होगी उससे रिगार्डिंग उसके प्रैक्टिकल्स होंगे। दैट मीन्स उससे एग्जाम्पल्स उसके नेक्स्ट डे अवेलेबल कर दूंगा। चलिए इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम सी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सी के इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास हिस्ट्री आ जाती है सी की। आपको जैसे पता है कि सी जो बनाई है वो किसने बनाई है, दैट इज डेनिस रिची ने डेवलप करी थी। कब? दैट इज 1972 में डेवलप करी थी। देन अगर हम इसके बारे में बात करें, ये कहां पर डेवलप हुई थी, दैट इज AT&T बेल लैब में डेवलप हुई थी, न्यू जर्सी के अंदर। और ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे किसके लिए बनाई गई थी? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई गई थी। दैट मीन्स इसके थ्रू एक्चुअली प्रोग्राम करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। सी को जो पहले डेवलप कराया गया था, सी जो पहले जानी आती थी वो BCPL के नाम से जानी आती थी, दैट इज बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज B। और इसको बाद में रीनेम करा गया था किस नाम से, दैट इज B लैंग्वेज के नाम से। देन फिर B जो लैंग्वेज थी उसको 1960 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने डेवलप करा था। देन आखिर में इसका नाम सी रख दिया गया था। सी से पहले जो लैंग्वेजेस यूज होती थी वो कौन सी यूज होती थी, दैट इज फोर्टेन यूज होती थी, कोबोल यूज होती थी और आपकी बेसिक यूज होती थी। और सी के बाद जो लैंग्वेज यूज हुई है वो कौन कौन सी आई हैं, दैट इज C++ है, जावा है, C# है। सी जो यूज होती है वो ज्यादातर जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो। चलिए देखते हैं सी के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। तो जो बेनिफिट्स आपके सी के हैं वो क्या है? सी जो है आपकी क्या है, एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आप
एक बिजनेस गेम से लेके बिजनेस एप्लीकेशन, कोई यूटिलिटी, कोई मैथमेटिकल मॉड्यूल्स, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स या कोई भी किसी भी तरीके का एक सॉफ्टवेयर आप क्रिएट कर सकते हो। ये पर्टिकुलर एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं है। इसके थ्रू आप कोई भी किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। आपकी जो सी है वो कौन सी लैंग्वेज है? दैट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर आप इसको बोल सकते हो दैट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये क्या होती है? आपकी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये क्या है? प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये आपकी कौन सी किस कैटेगरी में आती है? दैट इज आपकी जो लैंग्वेज होती है वो कैटेगराइज होती है, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। जो सी है आपकी वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि ये जो अपने अंदर इनहेरिट करती है वो लो लेवल लैंग्वेज की भी क्वालिटी इनहेरिट करती है और हाई लेवल लैंग्वेज की भी क्वालिटी को इनहेरिट करती है। ये क्या है? आपकी सी जो है सिस्टम इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स इसके प्रोग्राम आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप चला सकते हो। अगर कोई भी प्रोग्राम, अगर आप सी का जो प्रोग्राम है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बना रहे हो तो आप उसको लिनक्स पे भी या मैक पे भी रन कर सकते हो। ये क्या है? हाईली एफिशिएंट है। हाईली एफिशिएंट का मतलब क्या है? इसके जो सोर्स कोड है वो बहुत एफिशिएंटली ट्रांसलेट हो जाते हैं किसमें? दैट इज मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस में या मशीन लेवल लैंग्वेज में, सो दैट आपकी जो कंप्यूटर होता है वो इनके प्रोग्राम सी के प्रोग्राम्स को जो होता है बहुत कन्वीनियंटली और फास्टली एग्जीक्यूट करता है। सी जो मोस्टली यूज होती है वो किसके लिए यूज होती है? दैट इज सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है। जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस में रीरिटन हुआ है? दैट इज सी के अंदर रीरिटन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके जो सी के प्रोग्राम्स है वो क्या होते हैं? दैट इज कंपाइल होते हैं। अब हमारे कोई भी प्रोग्राम या तो कंपाइल हो सकता था या इंटरप्रेट हो सकता था। तो हमारे पास कंपाइल करने के लिए कंपाइलर यूज होता है। कंपाइलर क्या करता है कि आपके प्रोग्राम्स को, सपोज आपका एक प्रोग्राम है, मैं अगर सी का प्रोग्राम ले लेता हूं, अगर ये सी का प्रोग्राम है, कंपाइलर क्या करेगा? इस पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में रीड करेगा और उसको क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा किसमें? आपके मशीन लेवल लैंग्वेज में। अगर कोई भी एरर होता है, सपोज थर्ड लाइन में कोई एरर था, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपके पास वो प्रोग्राम कंपाइल करते टाइम एरर आ जाएगा और वो आपको कोई भी आउटपुट नहीं देता है। अगर सपोज यही प्रोग्राम मैं पाइथन में लिख रहा होता तो वहाँ पर मैं क्या लिखता? सपोज यहाँ पर मैं लिखता प्रिंट पाइथन के अंदर और यहाँ पर कोई स्टेटमेंट दे देता। यहाँ पर लिखता प्रिंट और यहाँ पर कोई स्टेटमेंट दे देता। यहाँ पर लिखता प्रिंट और यहाँ कोई स्टेटमेंट दे देता। सपोज अगर मेरे सेकंड लाइन में एरर था तो हमारी पाइथन जो होती है वो क्या होती है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, या जावास्क्रिप्ट जो होती है वो आपकी क्या होती है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। उस कंडीशन में क्या है कि अगर आपकी फर्स्ट लाइन में एरर नहीं था तो आपकी फर्स्ट लाइन वो क्या होता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। वो ये नहीं करता कि पूरा प्रोग्राम एक बार में रीड करे फिर उसको कंपाइल करके देन आउटपुट दे। उसके अंदर क्या होता है? इंटरप्रेटर के अंदर आपकी फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, अगर ये सही है तो इसको आउटपुट दे देगा। अगर सेकंड लाइन आपके रीड करेगा, अगर वो सही है तो उसका आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर सेकंड लाइन में एरर होता तो क्या होता? फर्स्ट लाइन का तो आपके पास आउटपुट आ जाता, लेकिन सेकंड लाइन में क्योंकि एरर था तो उस लाइन पे वो स्टॉप कर जाता और आगे का प्रोग्राम रीड नहीं करता। लेकिन कंपाइलर में क्या होता है? अगर कंपाइल हो रहा होता है तो वो पूरा प्रोग्राम आपको एक ही बार में रीड करता है और अगर कोई एरर होता है तो आपका कोई भी आउटपुट नहीं आता है। तो कंपाइलर हमारा क्या करता है? पूरा प्रोग्राम एक बार में ही रीड करता है। अगर वो सही होता है तो उसको मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है और आपका आउटपुट दे देता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है कि आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट कर रहा होता है। अगर पहली लाइन सही है तो उसका आउटपुट आ जाएगा, अगर सेकंड लाइन सही है तो उसका भी आउटपुट आ जाएगा। जो भी लाइन एरर आएगा तो उस लाइन के एरर के बाद से कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। जो पहले की लाइन होंगी उसका आउटपुट आपके पास आ जाएगा। चलिए आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आगे चलते। आपके एक सी के प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स अगर आप कोई भी सी का प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? पहले आपकी ये हेडर फाइल्स होंगी, या आप हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करोगे। ये आपकी हेडर फाइल्स होंगी। ये आपकी कौन सी कमांड्स होती है? दैट इज प्री प्रोसेस कमांड होती है, प्री प्रोसेस कमांड होती है।
देन आपका सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो कौन सा फंक्शन होता है, दैट इज मेन फंक्शन, जहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। जो भी इसके अंदर होता है वो आपका आउटपुट में आता है। देन आपके कौन सा होता है, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो। देन आप अपने वेरिएबल्स यानी कि जो भी वेरिएबल्स आपको यूज करना है उनको आप डिक्लेयर करते हो। देन आपके स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस आते हैं। जो प्रिंट एफ है आपका, ये क्या है, स्टेटमेंट्स, ये आपका क्या है, एक कमेंट है। तो आपके उसके बाद आपके क्या आते हैं, स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशन आ सकते हैं। आपके प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स किसी भी जगह हो सकते हैं। जो आप कमेंट्स इनक्लोज करोगे वो डबल फॉरवर्ड स्लैश में जो भी जिस लाइन के भी आगे आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दोगे पहले, वो सिंगल लाइन कमेंट होगा। दैट मीन्स वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट बनाना चाहते हैं तो आप क्या लगाओगे, फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार फॉरवर्ड स्लैश के साथ बंद कर दोगे। इसके अंदर जितनी भी लाइंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, कमेंट हो जाएंगी। दैट मीन्स आपका कंपाइलर जो होगा वो इन लाइंस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आपके सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। आपके जो सी के प्रोग्राम होता है, जो उसका स्टेटमेंट होता है, दैट मीन्स स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि आप क्या लिखते हो, प्रिंट एफ लिखते हो, स्कैन एफ लिखते हो। ये आपके सारे जितने भी प्रिंट्स होंगे या जितने भी आपके क्या होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे। आपके स्टेटमेंट वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करते हो, सपोज आप लिखते हो इंट ए, जितने भी आपके स्टेटमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, टर्मिनेट होंगे सेमीकोलन से। सेमीकोलन के बाद आप नेक्स्ट कमांड इसके आगे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हो। जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, दैट मीन्स आपका जो भी स्टेटमेंट होगा वो टर्मिनेट होगा सेमीकोलन से। तो आपका पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट आपका क्या होता है, यहां पर जैसे आप पाइथन के अंदर इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आती थी या इंडेंट आपको अपने स्टेटमेंट्स इंडेंट करना पड़ते थे, यहां पर आपको इंडेंट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब अपने प्रोग्राम को बेटर रीडेबिलिटी के लिए, दैट मीन्स एक अच्छा सा उसको प्रॉपर रीड कर पाए इंसान, उसके लिए आप इसको इग्नोर तो वैसे तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आपको करना चाहिए, इंडेंट करना चाहिए प्रोग्राम। आपका फॉर लूप इंडेंट होना चाहिए, आपके लूप्स इंडेंट होना चाहिए, आपकी कंडीशंस जो है वो इंडेंट होना चाहिए। जबकि कंपाइलर पे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि पाइथन के अंदर कंपाइलर पे इस पर फर्क पड़ता है। अगर पाइथन के अंदर आपका इंडेंटेशन गलत होता है तो इंडेंटेशन एरर थ्रो करता है। आपकी जो सी है वो क्या है, केस सेंसिटिव है। दैट मीन्स उसके अंदर जो कमांड्स, जो फंक्शन जैसे दे रखा है वो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। अगर पी स्मॉल है तो पी आपको स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। सपोज आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, ए स्मॉल ए और एक कैपिटल ए, तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल हो गए, क्योंकि आपका सी क्या करता है, आपकी केस को प्रिजर्व कर सकता है। जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, जैसे कि प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, वो ज़्यादातर 99% जो फंक्शंस हैं वो किस में, लोअर केस में है। जो भी आप स्ट्रिंग इनपुट कराओगे या स्ट्रिंग जो आप लोगे प्रिंट कराना चाहते हो, वो किसके अंदर आप दोगे, डबल कोट्स के अंदर दोगे। जब भी आपको न्यू लाइन चाहिए उसके लिए आप क्या यूज करोगे, दैट इज बैकस्लैश एन यूज कराओगे। जो भी आपका प्रोग्राम होता है वो फ्लैग करता है, अगर कोई एरर होता है जो उसके लिए भी फ्लैग करता है, और जब सक्सेस होती है उसको भी फ्लैग करता है। वो हमें नहीं दिखाता है लेकिन वो फ्लैग करता है। तो ये आपके सी के प्रोग्राम से क्या होगा, फॉर्मेट होगा। अब सी के प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक तो टेक्स्ट एडिटर चाहिए हो सकता है और एक कंपाइलर चाहिए होगा जो आपके सी के प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। नॉर्मली लोग अब जो यूज करते हैं वो लिनक्स का जो कंपाइलर है दैट इज मिनजीएम यूज करते हैं, और कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जो अब जो यूज करेंगे या कोई और अभी जो यूज हो रहा है वो आईडीएली यूज हो रहा है। आईडीएली का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो आपके पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर जो आ जाता है वो यहाँ पर कोड ब्लॉक आ जाता है। अगर आप कोड ब्लॉक इंस्टॉल कर लेते हो, कोड ब्लॉक के साथ आप मिनजीएम जो है वो ऑलरेडी कंपाइलर इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप अलग से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। काफ़ी लोग वीएस कोड यूज करते हैं, उसके साथ मिनजीएम को इंटीग्रेट करा लेते हैं। दैट मीन्स आप वीएस कोड के अंदर भी मिनजीएम को इंटीग्रेट करा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने क्रोम पे जाना पड़ेगा। क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पर अगर सपोज मुझे कोड ब्लॉक डाउनलोड करना है तो आप क्या लिखोगे, कोड ब्लॉक, और डाउनलोड के ऑप्शन पर आके एंटर करोगे। यहाँ पर आप क्लिक करोगे। अब इसकी बाइनरीज आपको डाउनलोड कर लेनी है, तो ये आपको एक इस पेज पर ले जाएगा।
आप याद रखिएगा, अगर आप कोड ब्लॉक इंस्टॉल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली इसके साथ इंस्टॉल हो जाए, तो आप कोड ब्लॉक 20.03 जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन है, setup.exe विद दैट इज ये वाला WinGM के साथ डाउनलोड करिएगा। अगर आप सिर्फ कोड ब्लॉक इंस्टॉल करेंगे तो इसके साथ कंपाइलर नहीं आएगा, आपको उस कंडीशन में MinGMW अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये अलग से भी आता है MinGM डाउनलोड, आप लिखेंगे तो ये कंपाइलर आप अलग से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर आप अलग से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपके पास दो मिरर्स होते हैं, एक फॉस हब है या एक साउंड फोर्ज है। आप किसी भी मिरर के थ्रू क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे साउंड फोर्ज पे क्लिक करा तो ये मुझे साउंड फोर्ज की वेबसाइट पर ले जाएगा और यहाँ से ये मुझे डाउनलोड कर दे देगा। क्योंकि मुझे अभी इसको डाउनलोड नहीं करना है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। मैं जो आपको सिखाऊंगा वो किस पर सिखाऊंगा, दैट इज टर्बो सी फॉर विंडोज। तो उस कंडीशन में आपको जो डाउनलोड करना होगा वो क्या करेंगे, आप यहां पर जाएंगे, अपने क्रोम पे जाएंगे और यहां पर लिखेंगे टर्बो C++ फॉर विंडोज 10 आप लिखकर या विंडोज 11 लिखकर डाउनलोड कर लेंगे। तो आप पहले लिंक जो आएगा उस पर क्लिक करेंगे। जब पहले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी इंस्ट्रक्शंस आ गई और आपके पास आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इसको इंस्टॉल करना है। यहां पर आपके पास दे रखा है कि आप इस पर क्लिक करेंगे, दैट इज डाउनलोड एंड इंस्टॉल कोड C++ ऑन विंडोज। अगर आप कोड ब्लॉक यूज करना चाहते हैं, अदरवाइज आप इसको इस कंपाइलर को यहाँ से डाउनलोड कर या टर्बो सी को डाउनलोड कर इसको यूज़ कर सकेंगे। तो आपके पास ऐसी विंडो आएगी और इस विंडोज़ पे हम काम करेंगे। चलिए इसको यूज़ कर देख सकते हैं। इवन आप जीसी का सी कंपाइलर जो आपका है उसको आप एंड्रॉइड पे भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो और सारा काम आपका सी का प्रोग्राम आप दैट मीन्स अपने एंड्रॉइड फ़ोन पर भी कंपाइल कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक बार अपना एडिटर ओपन कर दिखा देता हूँ। तो आपके पास ऐसा कुछ आएगा, आप किस पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट टर्बो सी। तो यहाँ पर एक IDE ओपन हो गया, इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट कंपाइलर और IDE है। बस आपके साथ इसका ड्रॉबैक ये होगा कि आप इसके अंदर ऑटो कंप्लीट नहीं है आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड या कोड ब्लॉक यूज़ कर रहे होते, वो IDE यूज़ कर रहे थे, उसके अंदर आपको ऑटो कंप्लीट फंक्शनैलिटी मिल रही होती। लेकिन उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते, जैसे आप ग्राफिक्स के प्रोग्राम यूज़ कर रहे होते, वो आप नहीं चला पा रहे होते। कुछ फंक्शंस ऐसे थे जो Kony.h के थे, वो आपके लिए प्रॉब्लम कर रहे होते। लेकिन इस कंपाइलर के अंदर आप हर तरीके के प्रोग्राम्स और हर तरीके की चीज़ें चला सकते हो। जब हम माइस्क्यूएल और अपने सी के अंदर कनेक्टिविटी कर रहे होंगे, उस टाइम मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो उस टाइम मैं कोड ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ। चलिए मैं एट प्रेजेंट आपको एक छोटा सा प्रोग्राम जो सी के अंदर आप लिख सकते हो वो आपको कोड कर दिखा देता हूँ। उसके लिए आप क्या करोगे, Alt F प्रेस करोगे और न्यू पे एंटर कर दोगे। यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स जो आप क्या बोलते हो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसको इंक्लूड करोगे। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ stdio.h। देन अगेन मैं इंक्लूड कर लेता हूँ अपनी Conio.h। सबसे पहला फंक्शन जो आपका होगा वो क्या होगा, दैट इज मेन। देन कर्ली ब्रेसेस। स्क्रीन क्लियर करने के लिए आपके पास कमांड होती है सी के अंदर, दैट इज CLR SCR। अगर आप कोड ब्लॉक पे CLR SCR लिख रहे होते तो आपके पास एरर आ रहा होता। इवन अगर आप किस पे, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड में उस कंपाइलर दैट इज MinGM के थ्रू आप कंपाइल कर रहे होते, उस कंडीशन में भी एरर आ रहा होता, क्योंकि उसके अंदर CLR SCR फंक्शन अवेलेबल नहीं है। उस कंडीशन में आपको क्या लिखना पड़ता, दैट इज सिस्टम और ब्रैकेट के अंदर CLS लिखना पड़ता। वो कमांड आपको एग्जीक्यूट करानी पड़ती। अब आपके पास फंक्शन क्या होता है, प्रिंट करने के लिए कोई भी चीज़ प्रिंट फंक्शन होता है, सॉरी प्रिंट F फंक्शन होता है। आप जो भी मैसेज प्रिंट करना चाहते थे वो प्रिंट करा सकते हो। हेलो फ्रॉम, दैट इज मैं अपना नाम लिख देता हूँ, हेलो फ्रॉम गुलफाम।
वेलकम टू सी। आपके जितने भी स्टेटमेंट्स हो रहे हैं वो किससे टर्मिनेट होंगे, दैट इज सेमी कोलन से। सिर्फ आपका मेन फंक्शन जो फंक्शंस होते हैं उसको आप टर्मिनेट जब फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होते हो, दैट मीन्स जब फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे होते हो तो आप उसको टर्मिनेट नहीं करते हो, तो आपका मेन फंक्शन कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। देन यूजर स्क्रीन स्टॉप करने के लिए गेट ch दे दे रहा हूँ और कर्ली ब्रेसेस दे दे रहा हूँ जो मेरे इस मेन प्रोग्राम के थे। अभी आपको इस प्रोग्राम को समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आगे चल के सिर्फ मैं आपको सारे प्रोग्राम्स को क्लियर करूँगा, सिर्फ आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखा दे रहा हूँ कि ऐसे प्रोग्राम कोड करा जाता है और ऐसे कंपाइल करा जाता है या रन करा जाता है। आप रन में जाएंगे, एंटर करेंगे या कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो ये कंपाइल और प्लस एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको अगर सिर्फ कंपाइल करना था, ये चेक करना था कि एरर नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप कंपाइल पे क्लिक करेंगे। देखिए मैं कंपाइल पे क्लिक करूँगा तो इसमें एक वार्निंग आएगी, 3 एरर्स हैं क्योंकि कोई इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है। इंक्लूड मैंने पूरा लिखा ही नहीं था, CLUD इंक्लूड conio.h। अब मैं अगेन कंपाइल करता हूँ, देखिए इसके अंदर एक वार्निंग आ रही है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये प्रोग्राम रन तो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको वार्निंग के बारे में बता दे रहा हूँ। वार्निंग क्या आ रहा है, फंक्शन शुड रिटर्न वैल्यू, क्योंकि आपका मेन फंक्शन जो होता है एक वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। वो क्या कौन सी होती है, दैट इज इंटीजर टाइप भी हो सकती है और वॉइड भी हो सकती है। अगर मैं वॉइड लिखता हूँ तो जब देखते हैं इसके अंदर कंपाइल करने में वार्निंग आती है या नहीं आती है, तो अभी देखिए कोई वार्निंग नहीं आ रही है। वॉइड का मतलब है क्या है कि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वॉइड क्या होता है, रिटर्न क्या होता है। अभी तो सिर्फ आपको सिर्फ ये दिखा दे रहा हूँ कंपाइल। अगर मैं वॉइड हटा भी देता हूँ तो देखिए कंपाइलेशन में तो क्या आ रहा है, वार्निंग आ रही है, तो वार्निंग से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर अब मैं रन करना चाहता हूँ तो इसका आउटपुट मेरे पास आ जाएगा, एरर नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो आउटपुट था वो यहाँ पर आ गया। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा हम कोड कैसे किस चीज़ में करना चाहेंगे और कैसे कैसे करेंगे। तो मैंने आपको ये तो बता दिया। इस सीरीज़ के अंदर जो मैं वीडियोज़ होंगी वो रेगुलर डालूंगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर रोज़ आपके लिए एक वीडियो डाल सकूँ, और मैं कोशिश क्या करूँगा, मैं रेगुलर ही एक वीडियो डालूंगा। इस सीरीज़ को हम कुछ स्पेशल बनाएंगे। अगर इस सीरीज़ के अंदर आपको कहीं भी कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो या सी से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की और आपके डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू।